अपने चैनल में एक नई प्लेलिस्ट ऐड करने जा रहे हैं जो कि हमारे बनारसिया द लर्निंग चैनल के नाम से हम इसको पॉपुलराइज करेंगे। तो हम इसमें फिजियोलॉजी पर्टिकुलरली, देन हम लेटर स्टेजेस में इसमें पैथोफिजियोलॉजी या पैथोलॉजी भी डिस्कस करने जाएंगे। तो आज जो पैथोलॉजी का फिजियोलॉजी का जैसे कि हम पहला लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, तो हम इसमें देखने जा रहे हैं कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन कैसे किया गया है ह्यूमन बॉडी का एज पर फिजियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट। सबसे पहले हमको ये समझना ज़रूरी है कि फिजियोलॉजी है क्या और हमें उसे क्यों पढ़ने की ज़रूरत है। तो फिजियोलॉजी बेसिकली is to explain the physical and chemical factors that are responsible for the origin, development and progression of life or life processes। तो बेसिकली जो भी फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स हमारे ओरिजिन यानी हमारी उपज, हमारा डेवलपमेंट और प्रोग्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो हम फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। ऑल्दो हर ऑर्गेनिज्म की अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स होती है या फंक्शनल और स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होती है, इसलिए फिजियोलॉजी की फील्ड जो है काफ़ी बड़ी मानी जाती है। लाइक वायरल फिजियोलॉजी जिसमें हम वायरसेस के बारे में पढ़ते हैं, बैक्टीरियल फिजियोलॉजी जिसमें हम बैक्टीरिया की फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, एंड मेनी मोर। तो उसमें से एक पार्ट हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी आता है जो हम डिस्कस करने जाएंगे। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या है? Human physiology is to explain the specific characteristics and mechanism of the human body that make it a living being। तो ऐसे फीचर्स और ऐसे मैकेनिज्म जो कि हमारी बॉडी या हमारे शरीर को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के श्रेणी में लेकर आते हैं, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जिसकी वजह से हम लिविंग बीइंग कहलाते हैं, वो हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम डिस्कस करने चाहेंगे। नेक्स्ट, जैसा कि हम सब जानते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज़ आवर सेल, और इसको हम यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं। तो सारे ऑर्गेनिज्म, वेदर ह्यूमन, वायरस, फंगी और जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, सब में सेल्स होते हैं। जस्ट माइन्यूट डिफरेंसेस उनके स्ट्रक्चरल और मॉर्फोलॉजी में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे ऑल द लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। जितनी भी लिविंग थिंग्स है सब जो है सेल से बनी है। पर्टिकुलरली अ सिंगल सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट हैज़ ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। तो जैसा कि हमने देखा, हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में क्या डिस्कस करने जा रहे हैं कि ऐसे कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शंस हैं जो कि हमको लिविंग बीइंग बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सेल है वही हमारे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। वो सेल्स मिलके ही टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम और हमारी बॉडी बनाते हैं। तो इसी सेल्स में सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हमको लिविंग बीइंग की श्रेणी में लेकर आती है। देन सेल इज डिफाइंड एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग बॉडी। मीन्स हर कोई लिविंग बॉडी का, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है वो एक सेल ही होता है। Then each type of cell is specially adapted to perform one or few particular function। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं और हर एक डिफरेंट सेल डिफरेंट पर्टिकुलर फंक्शन के लिए स्पेशलाइज किया जाता है। जैसे हम बोलते हैं ना, एक डॉक्टर ही जो है वो पेशेंट के साथ डील करता है, स्पोर्ट्समैन स्पोर्ट्स के लिए ही वेल नोन होता है, वैसे ही हमारा हर सेल जो है स्पेशलाइज्ड है और वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंक्शन के लिए ही अडॉप्टेड या उसको तैयार किया गया है। देन ऑल्दो मैनी सेल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी ऑफन डिफर मार्केडली फ्रॉम वन अनदर, ऑल ऑफ देम हैव सर्टेन बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर अलाइक। तो हमारे ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं जिनके अलग अलग फंक्शंस हैं और जो उनको डिफरेंट बनाती है, बट एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक जो कि हमको लाइफ या लिविंग बीइंग के लिए इम्पॉर्टेंट है या क्यों हम लिविंग बीइंग कहलाते हैं, वो सारे सेल्स में प्रेजेंट होता है। वो है हमारा नीड फॉर न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन। देन प्रोड्यूसेस इज ओन एनर्जी नेसेसरी फॉर इट्स ग्रोथ, रिपेयर एंड अदर एक्टिविटीज़। यानी कि हर सेल को न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? एनर्जी को एनर्जी को बनाने के लिए, ताकि वो अपनी ग्रोथ, रिपेयर और अपनी मेटाबॉलिज्म को पूरा कर सके। देन एलिमिनेशन और एलिमिनेट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर मेटाबॉलिक वेस्ट। तो जैसा कि न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है उतना ही इम्पॉर्टेंट एलिमिनेशन भी है। ठीक है, इनपुट एंड आउटपुट का इक्वल बैलेंस होना ज़रूरी है। देन मेंटेन्स द मीडियम
अब मीडियम किस चीज़ का, मीडियम सर्वाइवल के लिए एक मीडियम, क्योंकि हमारा सलाइवा है उसका अपना पीएच है, हमारा गैस्ट्रिक एसिड है उसका अपना पीएच है। क्यों है, क्योंकि उस पर्टिकुलर जगह जो भी माइक्रोबायोम है या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव कर सके। तो हर जगह का अलग अलग पीएच है और वो पीएच को मेंटेन करने के लिए सेल उसके लिए एक्ट करता है, उसके लिए पूरी फंक्शनिंग जो है वो हमारा सेल करता है। तो इन्वायरमेंट फॉर सर्वाइवल क्रिएट करने के लिए भी हमारा सेल रिस्पॉन्सिबल है। देन शो इमीडिएट रिस्पॉन्स टू एंट्री ऑफ इन्वेडर्स लाइक बैक्टीरिया और टॉक्सिक सब्सटेंसेस इनटू द बॉडी। मीन्स अगर अब जैसे कि सेल है, हम इन्वायरमेंट में रहते हैं, अगर हमारे इन्वायरमेंट से कोई चीज़ हमको अफेक्ट कर रही है तो उसके अगेंस्ट जो है इमीडिएट रिस्पॉन्स हमारा सेल लेता है, जिसमें हम इम्यूनिटी में पढ़ते हैं कि हमारी 2 टाइप की इम्यूनिटी होती है, इन्नेट और एक्वायर्ड। तो जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है हमारी, वो हमारी सेल से रेगुलेट होती है इन प्राइमरी, ठीक है। देन रिप्रोड्यूसेस बाय डिविजन। वैसे तो रिप्रोडक्शन जो है एक लिविंग बीइंग की कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है, बट सेल हमारा फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है, तो यहाँ पे भी डिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्ट न्यूरॉन्स, क्योंकि वो एक बार बन जाने के बाद जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, ठीक है। उसके अलावा सारे सेल्स जो हमारी बॉडी में है वो सब कुछ सब जो है वो रिप्रोडक्शन के मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। तो ये बेसिक नीड है हमारे एक सेल की, ठीक है, जो कि हमको लिविंग बीइंग बनाता है। नेक्स्ट, अब जो कि हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने जा रहे हैं, तो हमको ये समझना ज़रूरी है कि हमारी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट किससे बना है, कैसा बना है और कैसे रेगुलेट होता है। तो सबसे पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या होते हैं, जिसको हम इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। तो 60% जो हमारी बॉडी है और मोर देन 60% ह्यूमन बॉडी जो है वो वाटर या फ्लूइड से बनी हुई है, जैसा कि हम सब जानते हैं, जिसमें कि वाटर एक मेन सॉल्यूशन है और उसके साथ आयंस और अदर सब्सटेंसेस मिले हुए हैं, ठीक है। तो ऑल्दो मोस्ट ऑफ द फ्लूइड इनसाइड द सेल्स इज कॉल्ड इंट्रासेलुलर फ्लूइड। तो जो भी एक सेल के स्ट्रक्चर, जैसा कि आप सब ने देखा होगा, तो जो सेल के अंदर जितना फ्लूइड होता है वो कहलाता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड, और सेल के बाहर यानी कि 2 सेल के बीच, 2-3 सेल का ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके बीच में जो फ्लूइड होगा वो आपका एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड कहलाएगा। देन दीज एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड इज इन कॉन्स्टेंट मोशन थ्रू आउट द बॉडी। अब ये जो फ्लूइड है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, यानी कि डिफरेंट सेल्स के बीच में जो फ्लूइड है वो क्या करता है, वो आपकी बॉडी में सर्कुलेट करता है। अब सर्कुलेट करता है तो क्या ज़रूरत है उस सर्कुलेशन की, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट करेगा आपके ब्लड के साथ डिफरेंट इम्पॉर्टेंट नरिशमेंट और न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, टिश्यूज़ को, और उस पर्टिकुलर यानी कि परफ्यूजन दोनों ही काम करता है, ब्लड सप्लाई यानी कि ऑक्सीजन सप्लाई एज वेल एज न्यूट्रिएंट सप्लाई, दोनों ही इस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के थ्रू ही होती है। तो दिस इज वाई दिस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इज ऑलवेज इन मोशन थ्रू आउट द बॉडी। और ये जो टिश्यूज़ हैं जनरली ये डिफ्यूजन के थ्रू वो न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन को जो है कैपिलरी वॉल्स में एक्सचेंज कराते हैं, ठीक है। ब्लड और जो प्लाज्मा है हमारा, उसका जो भी यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और ब्लड में जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो एक्सचेंज होते हैं हमारी कैपिलरी लेवल में, वो भी डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है। देन इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड are the ions and nutrients needed by the cells to maintain life। अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ये तो फंक्शन हो गया, ये कहाँ होता है, लोकेशन हमने समझ ली। अब ये क्या करता है, इनमें आयंस और न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसा कि हमने देखा कि इन्हीं का सर्कुलेशन जो है वो होता है फर्दर। तो ये जो है ये मेंटेन करता है सेल के सर्वाइवल को, ताकि सेल जो है सर्वाइव कर सके, प्रॉपर एलिमिनेशन हो, प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिले और प्रॉपर जो है फंक्शनिंग के लिए एक पीएच मेंटेन या इन्वायरमेंट मेंटेन किया जा सके। दस ऑल सेल्स लिव इन एसेंशियली द सेम एनवायरमेंट द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। मीन्स हमारे सारे सेल्स जो हैं एक टाइप के इन्वायरमेंट में ही रहते हैं, जो कि हमारा ECF है, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ही रहते हैं। For this reason, the extracellular fluid is also known as internal environment of the body। इसीलिए क्योंकि हमारे सारे ऑर्गन्स जो हैं वो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में ही रहते हैं, इसीलिए हम अपने ECF को कहते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी। इसके अलावा
Cells are capable of living, growing, performing their special function as long as the proper concentration of oxygen, glucose or nutrient, different ions, amino acid, fatty substances and other constituents are available in this internal environment. यानी कि सेल्स को जब तक इस इंटरनल इन्वायरमेंट में प्रॉपर ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट सप्लाई जिसमें कि आपका ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी सब्सटेंसेस और प्रॉपर कंसंट्रेशन ऑफ आयन मेंटेन किया जा रहा है, तब तक वो सेल जो है अपना लिविंग यानी कि सर्वाइवल, ग्रो, रिपेयर और अपने फंक्शन को एफिशिएंटली कर पाता है. अगर इन मैकेनिज्म में कहीं भी गड़बड़ी होती है, इस इंटरनल एनवायरनमेंट में अगर गड़बड़ी होती है, तो फिर जो है हम डिसीज़ को डेवलप करते हैं. देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंट्रासेलुलर फ्लूइड एंड एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड? तो जैसा कि हमने अभी तक देखा कि एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड जो है हमारा मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है या इंटरनल इन्वायरमेंट है. तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड कैसा है, क्या डिफरेंस है दोनों में? तो पहले हम देखेंगे इंट्रासेलुलर फ्लूइड, दैट इज ICF, विच कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड फॉस्फेट आयन. तो ये 3 आयन जो है हमारे ICF में होते हैं, यानी कि सेल के अंदर होते हैं, अंदर के फ्लूइड में होते हैं. और ये क्या करते हैं, स्पेशल मैकेनिज्म्स फॉर ट्रांसपोर्टिंग आयन्स थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, यानी कि ये सेल के अंदर और बाहर जो है ट्रांसपोर्ट करते हैं डिफरेंट आयन्स को. ठीक है, जैसा कि आप सब जानते हो कि प्रोटीन का एक्सचेंज होता है डिपेंडिंग ऑन सेल को किस समय किस चीज़ की ज़रूरत है. अगर कोई सेल मेटाबॉलिक स्ट्रेस में है तो उनको जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो स्पेशल ट्रांसपोर्टिंग मैकेनिज्म के थ्रू सेल के अंदर और बाहर जो है वो किया जाएगा एज पर द नीड. Then maintains the ion concentration difference between the extracellular and intracellular fluid. ये इंटरसेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है ताकि अंदर यानी कि सेल के अंदर और सेल के बाहर का आयन कंसंट्रेशन या इन्वायरमेंट हम रेगुलेट कर सकें. ठीक है, तो ऑन द अदर हैंड आवर एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ सोडियम, क्लोराइड और बाइकार्बोनेट आयन with nutrients for the cell such as oxygen, glucose, fatty acid and amino acid. तो हमारे एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में क्या होते हैं, कुछ आयन जैसे कि सोडियम, क्लोराइड और बाइकार्बोनेट होते हैं ताकि हम अपने ब्लड के pH यानी कि इंटरनल इन्वायरमेंट को रेगुलेट कर सकें. दूसरा न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि है हमारे ऑक्सीजन, ग्लूकोज, फैटी एसिड और अमीनो एसिड. तो ऑक्सीजन हमारे लंग्स से आ रहा है यानी कि हमारे रेस्पिरेशन के प्रोसेस से आ रहा है, और बाकी ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और लिपिड जो है हमारे डाइटरी इनटेक से आ रहे हैं. देन ECF ऑल्सो कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द सेल्स टू लंग्स टू बी एक्सक्रीटेड विथ और प्लस अदर सेलुलर वेस्ट प्रोडक्ट दैट आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड टू द किडनीज फॉर एक्सक्रीशन. यानी कि अब ECF में जो है इन न्यूट्रिएंट्स और आयंस के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है. क्यों होता है? ताकि उसको जो है भेजा जा सके लंग्स और उसको एक्सहेल आउट किया जा सके, और मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट भी हमारे ECF में ही होते हैं. फर्दर उसको हम किडनी के पास भेजते हैं ताकि उनका एक्सक्रीशन हो सके. नेक्स्ट है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म जो कि हमको बेसिक ऑर्गेनाइजेशन में जानना ज़रूरी है, वो है हमारा होम्योस्टैसिस. तो फिजियोलॉजिकली होम्योस्टैसिस एक ऐसा मैकेनिज्म है जिससे हमारी इंटरनल बॉडी जो है या इंटरनल इन्वायरमेंट को हम एक कांस्टेंट लेवल पे रेगुलेट करके रखते हैं. यानी कि अगर हमारी बॉडी 37 डिग्री पे काम करती है या उसका इंटरनल टेम्परेचर 37 डिग्री है, तो ऐसे फंक्शंस या ऐसी एक्टिविटीज़ जिससे वो 37 डिग्री मेंटेन किया जा सके, दैट इज़ अवर होम्योस्टैसिस. सो फिजियोलॉजिकली होम्योस्टैसिस इज मेंटेनेंस ऑफ नियरली कांस्टेंट कंडीशन इन द इंटरनल एनवायरनमेंट. यानी कि हम जब अपने शरीर के अंदर या सेल के अंदर एक कांस्टेंट इन्वायरमेंट को मेंटेन करने की कोशिश करती है हमारी बॉडी, तो वो होम्योस्टैसिस का मैकेनिज्म कहलाता है. दो हम डिफरेंट सिस्टम्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे कौन कौन से फंक्शंस हैं जो हमारी होम्योस्टैसिस को रिजल्ट करते हैं, आगे हम देखेंगे. अदर देन दैट
essentially all organs and tissues of the body perform function that help to maintain this relatively constant condition. यानी कि हमारे हर एक ऑर्गन, हर एक टिश्यू का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होता है ताकि इस होम्योस्टैसिस के मैकेनिज्म को या इन्वायरमेंट को हम मेंटेन करके रख सकें. फॉर एग्जांपल लंग्स जो कि हमको ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है, ठीक है, हमारे एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड को, और ऑक्सीजन से सेल्स जो हैं वो नरिश होते हैं. ऑन द अदर हैंड किडनी जो कि हमारे आयरन कंसनट्रेशन को मेंटेन करती है, और जीआई ट्रैक और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक और सिस्टम जो कि हमको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराता है. तो हमारे ये तीनों ही मैकेनिज्म जो है कहीं ना कहीं होम्योस्टैसिस को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. फर्दर हम एक एक सिस्टम को देखेंगे कि एक एक सिस्टम का क्या रिस्पॉन्सिबल मैकेनिज्म है कि वो हमें होम्योस्टैसिस या एक इंटरनल कांस्टेंट इन्वायरमेंट को मेंटेन करने में मदद कर रहा है. तो सबसे पहले हमारा ब्लड और सर्कुलेटरी सिस्टम. तो द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी इन 2 स्टेजेस. तो जैसा कि हमने देखा कि हमारी बॉडी में क्या होता है, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है जो कि इम्पॉर्टेंट है हमारे सर्कुलेशन के लिए, और वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट भी करता है जिसके थ्रू ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई होते हैं. और हमारे वेनस ड्रेनेज यानी कि जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो भी वापस आते हैं, और मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट भी किडनी और स्किन के थ्रू या लंग्स के थ्रू हम एलिमिनेट कर पाते हैं इसी एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड के मोशन की वजह से. सो हियर एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड जो है 2 मैकेनिज्म से ट्रांसपोर्ट होते हैं. पहला मूवमेंट या फर्स्ट स्टेज मूवमेंट जो हम कहते हैं वो ब्लड के थ्रू होता है, यानी कि हमारी बॉडी में जो ब्लड वेसल्स में ब्लड रन कर रहा है वो एक मैकेनिज्म है. दूसरा मूवमेंट या सेकेंड स्टेज है जो फ्लूइड एक्सचेंज हो रहा है ब्लड कैपिलरीज और फ्लूइड यानी कि इंटरसेलुलर स्पेसेस और ब्लड का जो एक्सचेंज हो रहा है वो, यानी कि मूवमेंट ऑफ फ्लूइड बिटवीन द ब्लड कैपिलरीज एंड द इंटरसेलुलर स्पेसेस बिटवीन द टिश्यूज और सेल्स. ठीक है. सो ऑल द ब्लड इन द सर्कुलेशन ट्रैवर्सेस और ट्रेवल्स द एंटायर सर्कुलेटरी सर्किट an average once each minute or within a minute when a body is at rest, or as many as 6 times or less than a 0.5 seconds or each minute when a person is extremely active. This circulation or exchange occurs. मतलब कि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है और ये जो एक्सचेंज हो रहा है ECF और आपके बॉडी फ्लूइड्स के, यानी कि 2 लेवल का एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड हमारी बॉडी में है. एक वो जो हमारी वेसल्स में रन कर रहा है जो कि ब्लड वेसल्स या लिम्फेटिक वेसल्स है, एक वो जहाँ पे ब्लड कैपिलरीज और इंटरसेलुलर स्पेसेस के बीच में एक्सचेंज हो रहा है जो कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो. तो यहाँ पे ये बोलने का मतलब है कि अगर कोई इंसान, एक हेल्दी इंसान अगर रेस्टिंग स्टेट पे है तो 1 मिनट के अंदर अंदर ये पूरा सर्कुलेशन थ्रू आउट द बॉडी सर्कुलेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है. अगर कोई इंसान एक्सट्रीमली एक्टिव है, फॉर एग्जांपल समवन इज रनिंग, उस पर्टिकुलर टाइम पे ये सेम सर्कुलेशन जो है वो 6 टाइम फास्टर हो जाएगा. मतलब 1 मिनट में वो 6 बार सर्कुलेशन जो है वो कंप्लीट कर लेगा. ये कंप्लीट सर्कुलेशन. देन फर्दर ऑन दिस सर्कुलेटरी सिस्टम we can say that as blood passes through the blood capillaries, continuous exchange of extracellular fluid occurs between the plasma portion of the blood and the interstitial fluid that fills the intercellular spaces. तो जैसा कि इस डायग्राम में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक्चुअल में एक्सचेंज कहाँ होता है. ठीक है. तो जैसे ही ब्लड कैपिलरीज से पास होता है तो वहाँ जो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है जो कि आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड में है वो और ब्लड का जो प्लाज्मा कंटेंट है उनमें एक्सचेंज होता है. द वॉल्स ऑफ द कैपिलरीज आर परमिएबल टू मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन द प्लाज्मा ऑफ द ब्लड विद द एक्सेप्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स. प्लाज्मा प्रोटीन्स का बस एक्सचेंज नहीं होता है जस्ट बिकॉज प्रोटीन्स का साइज बड़ा होता है, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि सेल में कितने मतलब साइज तक का मॉलिक्यूल जो है वो एक्सचेंज या मूव आउट कर सकता है. तो प्रोटीन का साइज़ जो है वो बड़ा होता है और उनके स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी भी ज़्यादा होती है, इसलिए वो कैपिलरीज के थ्रू पास नहीं हो पाते हैं.
अदरवाइज जो भी एक्सचेंज यहाँ पे एरोस के थ्रू दिखाया जा रहा है वो रैपिड एक्सचेंज डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा है, ठीक है। और हमारे प्रोटीन के ट्रांसपोर्ट के लिए हमको कैरियर की ज़रूरत होती है। सो हेयर विद द ब्लड, और ब्लड के प्लाज्मा पोर्शन से और हमारे बॉडी फ्लूइड यानी कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स का एक्सचेंज हो रहा है। Therefore, large amount of fluid and it dissolved constituent diffuses back and forth between the blood and the tissue spaces। और इसी की तरह परफ्यूजन जो हमारा कंसेप्ट है, यानी कि ब्लड में ऑक्सीजन की सप्लाई और दूसरा न्यूट्रिएंट सप्लाई, दोनों ही जो है पूरे बॉडी में कैसे सर्कुलेट की जा रही, तो यही मैकेनिज्म है जिसकी वजह से हमारा परफ्यूजन जो है वो कंप्लीट हो पाता है। तो इसमें आपका डिफ्यूजन जो हो रहा है, न्यूट्रिएंट को लेना, मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट को देना, दोनों ही काम एक सेम टाइम पे हो रहा है। देन दिस प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इज कॉज्ड बाय काइनेटिक मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन द बोथ प्लाज्मा एंड द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो ये जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है वो कैसे हो रहा है, क्योंकि हमारे जो मॉलिक्यूल्स है, हमने जब केमिस्ट्री पढ़ी है अपने 11th-12th में, तो हमने देखा है कि मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट्स होते हैं अपने, तो उनके काइनेटिक मोशन की वजह से, उनके मूवमेंट की वजह से ये डिफ्यूजन यहाँ इस कैपिलरीज में हो रहा है, प्लाज्मा यानी कि ब्लड वेसल्स के प्लाज्मा पोर्शन के बीच और सेल के इंटरस्टिशियल फ्लूइड के बीच ये एक्सचेंज देखा जा रहा है। देन दैट इज द फ्लूइड and dissolved molecules are continually moving and bouncing in all directions within the plasma and the fluid in the intercellular spaces as well as through the capillary poles। और ये जो काइनेटिक मोशन हो रहा है उसकी वजह से जो एक्सचेंज है या जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बिल्कुल फ्रीली मूव कर रहे हैं आपके इंटरस्टिशियल फ्लूइड में या इंटरसेलुलर स्पेसेस में, आपकी कैपिलरीज या प्लाज्मा में और आपके कैपिलरी पोर्स में। तो इनका एक्सचेंज जो है वो बिल्कुल रैंडम हो रहा है और बिना रिस्ट्रिक्शन के हो रहा है। दस द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड एवरीवेयर इन द बॉडी, बोथ दैट ऑफ प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इज कंटिन्यूसली मिक्सड, thereby maintaining homogeneity of extracellular fluid throughout the body। और ये मिक्सचर या ये मूवमेंट की वजह से ही एक होमोजेनिसिटी, यानी कि कहीं भी एक्स्ट्रा फ्लूइड एक्यूमुलेट नहीं हो रहा, कहीं भी मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट एक्यूमुलेट नहीं हो रहा है, मतलब इवन टू एंड फ्रो मूवमेंट जो है वो कंप्लीट हो पा रहा है इस काइंड ऑफ एक्सचेंज की वजह से, और होम्योस्टैसिस यानी कि इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करके रखा जा रहा है। सो अब हमने ये देख लिया कि कैसे इंटरनल इन्वायरमेंट ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू मेंटेन किया जा रहा है। अब ये हमको देखना है कि इस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आ रहे हैं। तो न्यूट्रिएंट्स हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, GI सिस्टम और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम, liver and other organs which are primarily responsible for our metabolic functions and musculoskeletal system, इन 4 सिस्टम से हमको ये न्यूट्रिएंट डिराइव हो रहे हैं। कैसे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो जैसा कि हमको सब पता है कि रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिससे हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल आउट करते हैं। तो यहाँ पे जब ब्लड पास हो रहा है थ्रू आउट द बॉडी सर्कुलेशन के थ्रू, इट फ्लोज थ्रू द लंग्स, द ब्लड पिकअप्स द ऑक्सीजन इन द एल्वियोलाई, दस एक्वायरिंग द ऑक्सीजन नीडेड बाय द सेल्स। यानी कि जब हम इनहेल कर रहे हैं तो हम ऑक्सीजन का इनटेक करें, और वो जो ऑक्सीजन का एक्सचेंज है या गैसियस एक्सचेंज हमारा एल्वियोलाई में होता है, जैसे कि हम सब ने पढ़ा है रेस्पिरेशन सिस्टम में। तो एल्वियोलाई से जब ब्लड पास करता है, जब वहाँ पे वेंटिलेशन परफ्यूजन का मैकेनिज्म होता है, तो वहाँ से जो ब्लड पास करता है वो इस ऑक्सीजन को लेकर फिर सर्कुलेशन में आता है और सारे सेल्स और टिश्यूज़ को सप्लाई करता है। सेकेंडली, आवर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, हाउ इट इज़ प्रोवाइडिंग अस न्यूट्रिएंट्स। तो जैसा कि हम सब जो हैं डेली इनटेक करते हैं फूड का, तो डाइट्री कार्बोहाइड्रेट, फैटी एसिड और अमीनो एसिड जो कि एब्जॉर्ब होकर सिंपलर फॉर्म में हमने इंजेस्ट कर लिए, अब वो एसिमिलेट होते हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के विलाई से, और वहाँ से जब एक्सचेंज होता है एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड का ब्लड के साथ, तो ये न्यूट्रिएंट जो है अगेन ब्लड में सर्कुलेट होने लगते हैं और सारे ऑर्गन्स या टिश्यूज़ या सेल्स को सप्लाई कर दिए जाते हैं एज पर देयर डिमांड।
नेक्स्ट हमारा लीवर और अदर ऑर्गन्स जो कि मेटाबॉलिक फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये क्या करते हैं कि जैसे सिंपलर मॉलिक्यूल्स या बोलना चाहिए सिंपलर सब्सटेंसेस जो कि हमारा जीआई एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है और हमारे सेल्स जो इनको नहीं अपटेक कर पा रहे हैं, उनको लीवर मेटाबोलाइज करता है और उनको ऐसे केमिकल कंपोजिशन में कन्वर्ट करता है जिससे कि हमारा बॉडी जो है, हमारी बॉडी उसे यूटिलाइज कर सके। या हमारे फैट सेल्स जीआई म्यूकोसा और किडनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स की मदद से उसको हम एक ऐसे फॉर्म में या सिंपलर फॉर्म में ले आए जिससे कि हम उसे ब्लड में सर्कुलेट करा सकें और हर एक सेल के डिमांड को पूरी कर सकें। देन वी हैव अवर मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। तो अब जब तक कि हम अपना मूवमेंट नहीं रखेंगे, ठीक है, तो बेसिकली हमारा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम क्या है, एक ऐसा फ्रेमवर्क जो हमको इंटीग्रिटी प्रोवाइड कराता है, हमारे इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है, और थर्ड वन द मोटिलिटी और मूवमेंट देता है। तो जब तक हम मूव नहीं करेंगे हमारा वो एनर्जी या न्यूट्रिएंट्स को अपटेक नहीं हो पाएगा। तो जब तक हम अपटेक नहीं करेंगे हमको रिक्वायरमेंट नहीं आएगी दोबारा। तो मूवमेंट और मोटिलिटी क्या करती है, हमको उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन करने में मदद करती है और अगेन उस एनर्जी के लिए हमको काम करने के लिए एक्टिवेट करती है। देन ये हमने देख लिया कि कैसे सर्कुलेट होगी ये एनर्जी, कैसे न्यूट्रिएंट हमको मिल रहा है, अब कैसे इसका रिमूवल किया जा रहा है, इस पर्टिकुलर मैकेनिज्म में हमको मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट हो रहे हैं, जो सप्लाई हो गई, सब कुछ बन गया, तो उसको कैसे रिमूव किया जा रहा है बॉडी से बाहर। तो सबसे पहला मैकेनिज्म है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हम एक्सहेल करके बाहर निकाल देते हैं बॉडी से। देन किडनी, जो कि हमारा एलिमिनेशन या फिल्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देन हमारा जीआई ट्रैक्ट, जो कि फीसिस और यूरिनेशन के लिए हमको गाइड करता है। देन हमारा लीवर, जो कि डिटॉक्सिफिकेशन ऑर्गन कहलाता है। तो फर्स्ट इज अवर कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि मोस्ट अबंडेंट एंड प्रोडक्ट में से एक होता है हमारे मेटाबॉलिज्म का। यानी कि जब भी मेटाबॉलिज्म होगा सेल में, सेलुलर लेवल पे, टिश्यू लेवल पे, ऑर्गन लेवल पे, सबसे ज़्यादा जो मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जैसा कि हमने देखा एल्वियोलाई से ऑक्सीजन का अपटेक हो रहा था, वैसे ही एल्वियोलाई से ही जो है कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ किया जाएगा लंग्स में, और एक्सपीरेशन के थ्रू यानी एक्सहेलेशन के थ्रू जो है इसको बाहर निकाल दिया जाएगा। सेकेंडली किडनी, तो जैसा कि हम सब जानते हैं किडनी जो है हमारी एक एलिमिनेटिव ऑर्गन है जो कि एलिमिनेशन में हेल्प करती है। तो किडनी का जो स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो किडनी के फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होते हैं हमारे नेफ्रॉन्स। तो नेफ्रॉन्स में पर्टिकुलर सेक्शंस होते हैं, यानी कि उनके डिविजन्स होते हैं जो कि फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर सेक्रेशंस और रीएब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। तो वहाँ से भी जो है बॉडी के डिफरेंट मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट या सेलुलर एंड प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीट आउट किया जाता है, इंक्लूडिंग जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, और ऑल्सो एक्सक्रीटेड एक्सेस आयन और वाटर। अगर वाटर एक्यूमुलेशन या आयन एक्सेस हो रहा है तो भी हमारे यूरिन के थ्रू हम एलिमिनेट करते हैं। देन थर्ड वन इज गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। तो जो भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल है जो कि हमारे जीआई में हमने दिया था या हमने इंजेस्ट किया था, उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट का मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो बच जाता है, और उसको हम जो है फीसिस के थ्रू एलिमिनेट कर देते हैं या हमारी बॉडी फीसिस के थ्रू उसे एलिमिनेट कर देती है। फोर्थ लीवर, जो कि हमारा डिटॉक्सिफिकेशन ऑर्गन है, जो कि बहुत सारे केमिकल्स, ड्रग्स जो भी हम खाते हैं उनको एलिमिनेट या उनके रिमूवल के लिए एक्टिवली वर्क करता है, वो है हमारा लीवर। और ये काफ़ी सारे जो है एंजाइम सिक्रीट करता है ताकि उनको मेटाबोलाइज किया जा सके, उनको एलिमिनेशन के लिए रेडी किया जा सके। जो एलिमिनेशन हमारे यूरिन ईदर फीसेस के थ्रू जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। देन हाउ दिस बॉडी फंक्शन इज़ रेगुलेटेड। तो हमने ये देख लिया होम्योस्टेसिस जो है डिफरेंट छोटे छोटे मैकेनिज्म से हमारी बॉडी जो है वो रेगुलेट कर रही है। अब ये होम्योस्टेसिस का मैकेनिज्म को कैसे रेगुलेट किया जा रहा है, तो इसके लिए दो सिस्टम पर्टिकुलरली इन्वॉल्व हैं। एक हमारा नर्वस सिस्टम जो कि रेगुलेटिंग सिस्टम है हमारी बॉडी का, और दूसरा हमारा हार्मोन सिस्टम जो कि एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड है। तो नर्वस सिस्टम इज़ कंपोज ऑफ 3 मेजर पार्ट्स। तो जैसा कि हम सब जानते हैं
हमारा नर्वस सिस्टम 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। एक है सेंसरी इनपुट, जो कि सेंसरी इनपुट को लेता है, इंटरप्रेट करता है और आउटपुट देता है। दूसरा है मोटर आउटपुट, दैट इज व्हाट आई सेड। एंड तीसरा है जो सेंसरी और मोटर को कोऑर्डिनेट कराता है या इन दोनों का कोऑर्डिनेशन रेगुलेट करता है, दैट इज वन। सो जैसे कि हम सब जानते हैं नर्वस सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सब डिविजन्स में हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आता है, जो कि ऑपरेट करता है हमारी बॉडी फंक्शंस को सबकॉन्शियस लेवल पे और हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट को जो बेसिक इनवॉलेंट्री फंक्शंस है लाइक हार्ट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक की पेरिस्टालसिस मूवमेंट या सिक्रीशंस डिफरेंट ग्लैंड से, ये सब कुछ जो है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो रेगुलेट करता है। सेकेंडली द हार्मोन सिस्टम, हाउ आवर हार्मोन सिस्टम इज कनेक्टेड विद आवर होम्योस्टैसिस। तो 8 मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी में जो कि सिक्रेट करते हैं डिफरेंट हार्मोन्स or transported in the extracellular fluid to all parts of the body to regulate the or to help the cellular functioning। यानी कि हमारे हार्मोन्स को सिक्रेट करें। एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो 8 मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि हार्मोन रिलीज़ करते हैं और ये हार्मोन्स जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में रिलीज़ कराया जाता है ताकि ये सारे सेल्स के पास पहुंच जाए और सिग्नल ट्रांसमिट कर दे। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हमने थायराइड हार्मोन, तो थायराइड हार्मोन जैसे ही रिलीज़ होता है तो केमिकल रिएक्शंस जो हैं सेल्स के, उनका रेट इंक्रीज़ हो जाता है और ये फर्दर जो बॉडी का टेम्पो है, यानी कि एक स्पेसिफिक रेगुलेशन है बॉडीली एक्टिविटी का, ये रेट है बोलना चाहिए, जैसे कि BMR जो कि बेसल मेटाबॉलिज्म रेट है, जो रेट्स हैं बॉडी के फंक्शनिंग रेट, उनको रेगुलेट करता है फर्दर। देन हमारा वैसे ही इंसुलिन है। इंसुलिन ग्लूकोज के काउंटरैक्ट में रिलीज़ होता है, जब भी ग्लूकोज लेवल बढ़ता है ब्लड में हमारा इंसुलिन रिलीज़ होता है और उस इंसुलिन के रिलीज़ होने से उस ग्लूकोज का अपटेक होता है हमारे सेल्स या ऑर्गन्स में। देन सिमिलरली एड्रीनोकॉर्टिकल हॉर्मोन्स विच कंट्रोल सोडियम एंड पोटेशियम आयन कंसनट्रेशन एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। इस हार्मोन के प्रेजेंस में हमारा सोडियम और पोटेशियम आयन कंसनट्रेशन रेगुलेटेड होता है और सेकेंडली ये प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एग्जांपल ऑफ पैराथायराइड हार्मोन, जो कि हमारे बोन कैल्शियम और फॉस्फेट यानी कि मेटाबॉलिज्म ऑफ बोन, यानी कि जो भी मेटाबॉलिज्म होता है या बोन रिलेटेड जो भी फंक्शनिंग होती है उनको रेगुलेट करता है। पर्टिकुलरली कैल्शियम और फॉस्फेट जो है हमारे बोन फंक्शनिंग में इन्वॉल्व होते हैं, तो इन 2 आयंस को हमारा पैराथायरॉइड हार्मोन जो है वो रेगुलेट करता है और हमारे सिस्टम को जो है ना कि सिर्फ हार्मोन सिस्टम के साथ बल्कि हमारे नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम जब दोनों साथ में काम करते हैं तब ये रेगुलेशन कंप्लीट हो पाता है। इसलिए हमारा जो अब अपकमिंग कॉन्टेक्स्ट या कंसेप्ट आया है PNI का, यानी कि साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी जो है कंसेप्ट, कहीं ना कहीं इस टाइप की फंक्शनिंग को ही कोऑर्डिनेट या एक्सप्लेन करता है, जो कि हम फर्दर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, अब हमारी बॉडी फंक्शनिंग कर रही है, उनको न्यूट्रिएंट मिल रहा है, उस मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट का रिमूवल हो रहा है, उनका रेगुलेशन भी हो रहा है। अब इनको प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है? तो प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास 2 सिस्टम है हमारे, एक है इम्यून सिस्टम, दूसरा है इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, यानी कि हमारी स्किन और उसके अपेंडेजेस। तो इम्यून सिस्टम जैसे कि हम सब जानते हैं इस कंसिस्ट ऑफ वाइट ब्लड सेल, टिश्यू सेल्स डिराइव फ्रॉम वाइट ब्लड सेल्स, द थाइमस that is lymph responsible for lymph or T lymphocyte production or maturation, lymph nodes, lymph vessel that protects body from pathogens। तो ये वाइट ब्लड सेल्स, इनके फर्दर डिविजन यानी कि B सेल्स, T सेल्स और lymph वेसल्स, ये सब जो है हमारे इम्यून यानी कि हमारी इम्यूनिटी के रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये क्या करते हैं, ये हमारे सेल्स को फॉरेन सब्सटेंस से डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये हमारा अपना सेल है, ये हमारी बॉडी का सेल नहीं है, या ये फॉरेन मटेरियल या पैथोजन है, और फर्दर उनको डिस्ट्रॉय करने में मदद करते हैं फैगोसाइटोसिस के थ्रू या डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू, जिसमें हमारा जो कि हम इन्नेट इम्यूनिटी और इम्यूनोलॉजी में पढ़ेंगे पर्टिकुलरली।
सेकेंड सिस्टम हमारा है इंटिक्यूमेंट्री सिस्टम। ये तो था इंटरनल प्रोटेक्शन कैसे होगा अगर कोई पैथोजन इन्वेड कर गया। इंटिक्यूमेंट्री सिस्टम जो है वो प्राइमरी डिफेंस देता है, क्योंकि हम एक सोशल बीइंग है, हम इन्वामेंट में रहते हैं, तो हम अपने एक्सटर्नल इन्वामेंट के साथ कंटिन्यूस कांटेक्ट में होते हैं। तो हमारी जो एक्सटर्नल कोटिंग है यानी कि हमारी स्किन और उसके अपेंडेजेस जैसे कि हेयर यानी कि सीलिया, नेल्स, ग्लैंड और अदर स्ट्रक्चर जो कि हमको कवर करती है, कुशन करती है और हमारे डीपर टिश्यूज़ और ऑर्गन को प्रोटेक्ट करती है, वो हमको प्राइमरी डिफेंस देती है। और ये जो है ना कि सिर्फ डिफेंस देती है बल्कि हमारा टेम्परेचर रेगुलेशन में भी मदद करती है, एक्सक्रीशन जो कि स्वेट और पर्स्पिरेशन के थ्रू उसमें भी मदद करती है, सेंसरी इंटरफेस देती है यानी कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को समझने में मदद करती है यानी कि सेंस करने में मदद करती है, और फोर्थ बट नॉट द लीस्ट 12 to 15% ऑफ द बॉडी वेट जो हमारा होता है वो हमारा इंटिक्यूमेंट्री सिस्टम ही कंट्रीब्यूट करता है। सो दिस हाउ दे प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू आवर बॉडी। Then last but not the least characteristics of our living organism of cell is reproduction। जबकि कई बार ऐसा होता है कि हम रिप्रोडक्शन को होम्योस्टैटिक फंक्शन में कंसीडर नहीं करते हैं, दो ये एक इम्पॉर्टेंट होम्योस्टैटिक फंक्शन है जो कि एक ऑटोमेटिक जो कैस्केड हमारी बॉडी में चल रहा है उसको कंटिन्यू रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर फॉर एग्जांपल हम अगर आरबीसी का एग्जांपल लें तो हमारी आरबीसी की लाइफ होती है 120 डेज। तो अगर 120 डेज़ के पहले रिप्रोडक्शन आरबीसी का या इरेथ्रोपोइसिस का जो मैकेनिज्म है वो एक्टिवेट नहीं किया जाएगा तो फर्दर फंक्शनिंग के लिए आरबीसीज कहाँ से आएंगे। तो इस ऑटोमेटिसिटी और लाइफ की कंटिन्यूएशन के लिए प्रॉपर रिप्रोडक्शन जो है वो भी एक होम्योस्टैसिस के लिए या होम्योस्टैटिक फंक्शन है, ऐसा हम मानते हैं। देन कंट्रोल सिस्टम्स ऑफ द बॉडी, फर्दर ये सब भी जो मैकेनिज़म्स है या होम्योस्टैसिस भी है, फर्दर इसको भी कंट्रोल किया जाता है जो कि हम आने वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। सो होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक अवर एफर्ट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।